पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकलाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी एंड देन फिर हमने देखा था कि सेंसर नेटवर्क में हमें लोकलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड एक क्लासिफिकेशन भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था लोकलाइजेशन टेक्निक्स का। एंड जो मेजरमेंट टेक्निक्स लोकलाइजेशन में यूज होती हैं उनको भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था। तो लेट मी रिव्यू अगेन दोज थिंग्स। जैसा कि आपको मालूम है, लोकलाइजेशन का मतलब है कि एक सेंसर नेटवर्क में जो नोड्स हैं उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना। लोकेशन जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप एब्सोल्यूट फॉर्म में कर सकते हैं, और यू कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन रिलेटिवली। रिलेटिवली इन द सेंस कि जो आपके एंकर नोड्स हैं उनके रेस्पेक्ट में या किसी और नोड के रेस्पेक्ट में आप लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क में कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, और रेफरेंस पॉइंट के आसपास आप बाकी के जो भी नोड्स हैं उनकी लोकेशंस आप रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एंड बाकी के और रिमेनिंग नोड्स हैं वो उनके रेस्पेक्ट उनकी लोकेशन की मदद से रेफरेंस पॉइंट के साथ आप उनकी लोकेशन को ऐड करके अपनी लोकेशन कंप्यूट कर सकते हैं। ओके। लोकलाइजेशन जो है एक बहुत की सर्विस है सेंसर नेटवर्क में, और बहुत सारी अदर सर्विसेज में भी लोकलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चूंकि सेंसर नेटवर्क ज़्यादातर किसी इवेंट को डिस्कस कर रहे हो, इवेंट को डिटेक्ट करते हैं। सो अगर मान लीजिए किसी सेंसर ने एक इवेंट, जो टारगेट इवेंट है जिसके लिए सेंसर नेटवर्क आपने डिप्लॉय किया है, उसको डिटेक्ट करता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन मेयरली इन्फॉर्म से होने इन्फॉर्मेशन मिलने से काम नहीं चलेगा, आपको उस इवेंट की लोकेशन भी रिक्वायर्ड होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वाइल्ड फायर का। अगर जंगल में कहीं आग लगती है और आपने एक सेंसर नेटवर्क जो है ना उस जंगल में डिप्लॉय कर रखा है, तो अगर किसी सेंसर ने फायर को डिटेक्ट किया तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। बट मेयर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जंगल में फायर है, वो सफिशिएंट नहीं है। देन आगे की स्टेप में आप जानना चाहेंगे कि वो उसका रीजन क्या है, किस लोकेशन, मतलब रीजन मीन्स किस एरिया में वो फायर है। तो आप उस एरिया को जानने के लिए आपको सेंसर नेटवर्क की लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको लोकलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोकलाइजेशन सर्विसेज की मदद से ही आप नेटवर्क की लोकेशन, जो नोड है जो जिसने इवेंट को डिटेक्ट किया उसकी लोकेशन आप पता कर पाएंगे। और उसकी लोकेशन मिलते ही आप समझ जाएंगे या आप जान जाएंगे कि आप जो फायर है उस रीजन में है, और फिर आपको उसी हिसाब से उस रीजन में पहुंच करके फायर को कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लेना होंगे। सिमिलरली किसी डिजास्टर में, जैसे मान लीजिए अगर कोई आप रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑलरेडी वहाँ पर एक सेंसर नेटवर्क है या आपने जाकर के इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया है, तो सेंसर अगर किसी ह्यूमन को डिटेक्ट करता है जो कि कहीं पर फंसा हुआ है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है। अल्टीमेटली वो आपको उस ह्यूमन को रेस्क्यू करना है, तो आपको उस सेंसर नोड की लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोकेशन नहीं जान पाएंगे तो आप उससे हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके। लोकेशन सर्विस अकेले सेंसर नेटवर्क में ही रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑलमोस्ट ऑल एडहॉक नेटवर्क्स या जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं जहां मोबिलिटी सपोर्ट होती है, वहां आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि जो वायर्ड नेटवर्क हैं वहां पे आपको नेसेसरली लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां आईपी एड्रेस ही एक तरीके से आपका लोकेशन बेस्ड एड्रेस होता है। ओके। आईपी एड्रेस आपको एक तरीके से एक नेटवर्क में एक नोड की क्या लोकेशन है वो आपको बता रहा होता है, किस नेटवर्क के अंदर है या किस सबनेट के अंदर वो नोड है। आईपी एड्रेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मोबाइल नोड्स में आईपी एड्रेस से आपको वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, एंड समटाइम्स मोबाइल नेटवर्क्स में आपको नोड्स की लोकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड कई देयर लॉट ऑफ सर्विसेज आर देयर जिनको लोकेशन की भी जरूरत पड़ती है। जितनी भी लोकेशन सर्विसेज हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हैवीली रिक्वायर्ड होती हैं, कई सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली लोकेशन सर्विसेज के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स आप या जो प्रोटोकॉल से आप यूज करेंगे या जो भी मेथड से टेक्निक्स यूज करेंगे, वो पहली नंबर एक एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप फायर डिटेक्शन के लिए जो सेंसर नेटवर्क है, अगर आपको वो सेंसर नेटवर्क की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है, तो डिफिकल्टी हो सकती है आपको उस फायर को डिटेक्ट करने में। या फिर आप मान लीजिए कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपने बनाया हुआ है जिसमें सेंसर नेटवर्क से इंट्रूजन आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इंट्रूजन डिटेक्शन में आपने इंट्रूडर की लोकेशन आपको चाहिए होगी, अगर वो इंट्रूजन कोई इंट्रूजन डिटेक्ट होता है तो अगर आपको लोकेशन एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, देन यू मे फेस डिफिकल्टी।
सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकेशन जो सर्विसेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए। देन दूसरी चीज़, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो है लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। सो एनर्जी एफिशिएंसी कॉस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसर नेटवर्क में आप जानते हैं कि एनर्जी एक बहुत स्केर्स रिसोर्स है। इसके बाद ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जो सर्विस है वो लो कॉस्ट हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े, या मिनिमम कॉस्ट वाला हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज कर पाएँ, सो दैट आपका ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल में रहे, एक फीजिबल लिमिट में रहे। साथ साथ आप चाहेंगे जो लोकेशन सर्विस है वो रिलायबल हो और ऑल टाइम अवेलेबल हो। ओके। सो जो लोकेशन सर्विसेज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट सर टेक्नोलॉजी जो वाइडली एक्सेप्टेड है एंड कई सारी नेटवर्क्स में और मोबाइल नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, वो है जीपीएस। सो जीपीएस एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉपुलर लोकेशन सर्विस है, जिसकी मदद से आप डिवाइस की लोकेशन पता कर सकते हैं। बट सेंसर नेटवर्क के लिए जीपीएस बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहली चीज, जीपीएस एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। जीपीएस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेंसर नेटवर्क के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। एंड दूसरा जो कॉस्ट है जीपीएस की, दैट इज ऑल्सो ए इशू। तो सेंसर नेटवर्क में आप अगर हर नोड में जीपीएस डिप्लॉय करेंगे, एंड जान आपको मालूम है कि आपके जो सेंसर नोड है नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ नोड्स में हो सकते हैं। तो अगर आप जीपीएस हर सेंसर में डिप्लॉय कर देंगे, या मतलब इन ऐड कर देंगे जीपीएस मॉड्यूल, तो आपके सेंसर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इन टर्न जो है ना, अल्टीमेटली आपके टोटल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। सो जीपीएस इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर यूजिंग एट एवरी सेंसर। लेकिन आप जनरली जो प्रोमिनेंट वे नेटवर्क सेंसर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है वो है कि आप कुछ नोड्स में जीपीएस मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। सो और उन नोड्स को हम एंकर नोड बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोटोकॉल्स हैं, या जो तो ज़्यादातर मैकेनिज्म है, वो अज्यूम करके चलते हैं कि सेंसर में आप नेटवर्क में आपके कुछ एंकर नोड्स हैं। सो एंकर नोड्स से मतलब मेरा है कि इन नोड्स के पास अपना जीपीएस मॉड्यूल होता है, और ये अपनी लोकेशन को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, जोग्राफिकल लोकेशन को। एंड नाउ इन्हीं की मदद से आप प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेकर के बाकी अदर सेंसर्स की भी लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके। सो चूंकि ये जो नोड्स हैं, अ, इनको लोकेशन अपनी खुद की पता है, इसलिए मैंने एंकर नोड्स बोलते हैं। और ये नोड अपनी जो लोकेशन है उसको पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट भी करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए वीकन मैसेज। सो इसलिए इन नोड्स को हम वीकन नोड्स भी बोलते हैं। ओके। सो देर इज वन मोर डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी, सेल्फ लोकलाइजेशन। सो सेल्फ लोकलाइजेशन का मतलब है जब एक नोड जिसको खुद की लोकेशन अननोन है, तो वो बाकी अदर नोड्स की हेल्प से या एंकर नोड्स की मदद से अपनी लोकेशन कंप्यूट करता है। तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ लोकलाइजेशन बोलते हैं। Okay, so this slide shows whole taxonomy of the your location techniques. So localization generally आप दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हो लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स को या टेक्निक्स को इन डब्ल्यूएसएन: टारगेट और सोर्स लोकलाइजेशन। सो टारगेट लोकलाइजेशन मीन्स आपको एक टारगेट नोड है, यू हैव ए नोड जिसकी आपकी लोकेशन, आपको जिसकी लोकेशन पता करना है। सो इसके लिए जो भी मेथड्स आप इस्तेमाल करोगे, दे विल कम इनटू दिस कैटेगरी, दे विल बी कॉल्ड टारगेट लोकलाइजेशन और सोर्स लोकलाइजेशन ऑल्सो। समटाइम्स यू रेफर दिस नोड एज ए सोर्स नोड। सो इसमें चार मेथड्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं: सिंगल target localization, multi-target localization, and also single target localization, and by multiple target localization is can be done in wireless binary sensor network. सो चूंकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज वायरलेस बाइनरी सेंसर नेटवर्क में यूज हो रही हैं, तो इनको फिर हम सिंगल टारगेट लोकलाइजेशन इन डब्ल्यूएसएन एंड मल्टीपल टारगेट लोकलाइजेशन इन डब्ल्यूबीएसएन बोलते हैं। ओके। नाउ नोड जो सेल्फ लोकलाइजेशन है, जो टेक्निक्स है, वो दो कैटेगरी में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो: रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन एंड रेंज फ्री लोकलाइजेशन। रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन में आप क्या करते हैं एक्चुअली, डिस्टेंस और
सिग्नल के जो सिग्नल जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या सिग्नल जो अराइव हो रहा है एक पर्टिकुलर नोड पर, जो नोड खुद की जो है लोकेशन है वो डिटेक्ट करना चाहता है, तो एंकर नोड से जो सिग्नल आ रहा है, तो वो सिग्नल कितनी डिस्टेंस तय करके आ रहा है, आप सिग्नल की मदद से वो डिस्टेंस तय कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए पावर मेजरमेंट आप कर सकते हैं। पावर मेजरमेंट करके आप सिग्नल, जो एंकर नोड से जो सिग्नल रिसीव हो रहा है आपको, वो कितनी डिस्टेंस से आ रहा है, आप उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। या फिर आप जो सिग्नल का जो एंगल है अराइवल का, आप दैट मीन्स जो फेस है आप उसे भी डिटेक्ट करके आप एक नोड की लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इसके बेस पर सो सच टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप डिस्टेंस और एंगल की मदद से सेंसर की लोकेशन पता करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को हम रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन मेथड्स बोलते हैं। इसके बाद है रेंज फ्री लोकलाइजेशन मेथड। सो रेंज फ्री लोकलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि होप काउंट के बेस पर, होप डिस्टेंस के बेस पर जो है ना लोकेशन डिसाइड करते हैं। सो इस तरीके के मेथड्स जहाँ पे टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम होप काउंट का यूज करते हुए आपके एंकर नोड्स के रेस्पेक्ट में बाकी नोड्स की लोकेशन पता करते हैं, तो उन मेथड्स को हम रेंज फ्री लोकलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दो कैटेगरी है, पैटर्न मैचिंग लोकलाइजेशन एंड होप काउंट बेस्ड लोकलाइजेशन। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ these methods, we will see some methods from this category only. Okay, so that you will be able to know know the idea behind the localization. Okay, so localization is quite mathematical, so we will not go into the details of the each of the method or any of the method. सो लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स कई सारे मेजरमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वी विल सी दैट। और ये जो टेक्निक्स हैं ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। सो पहला फैक्टर होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो आप जो मेजरमेंट टेक्निक किस नेटवर्क में डिपेंड यूज कर रहे हैं और उसका आर्किटेक्चर क्या है, उस पर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। एंकर नोड्स कितने हैं, ऑब्वियसली अगर कम एंकर नोड्स होंगे तो आपकी एक्यूरेसी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर सफिशिएंट एंकर नोड्स होंगे देन एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड। इसके बाद सेंसर का जो डिप्लॉयमेंट है वो, उसमें डेंसिटी कितनी है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप लोकलाइजेशन कर रहे हैं, एक नेटवर्क जिसमें लोकलाइजेशन कर रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट की डेंसिटी क्या है। सो अगर डेंसिटी ओबियसली कम होगी तो लोकलाइजेशन में दिक्कत होगी, और अगर डेंसिटी सफिशिएंट होगी देन लोकलाइजेशन विल बी क्वाइट इजी एंड एफिशिएंट। एक्यूरेसी भी आपको मिलेगी। ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मेजरमेंट एरिया। सो आपका जो मेजरमेंट एरिया है उसकी ज्योमेट्रिक शेप क्या है, सो उस पर भी आपके मेजरमेंट टेक्निक की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी डिपेंड कर सकती है। देन सेंसर टाइम सिंक्रोनाइजेशन। सो कुछ टेक्निक्स जिसमें जो टाइम बेस्ड लोकलाइजेशन करती हैं या डिस्टेंस मेजर करती हैं, तो वहाँ पर सेंसर्स का सिंक्रोनाइजेशन भी जरूरी है। सो अगर सिंक्रोनाइजेशन एरर सेंसर्स में, तो आपके लोकेशन मेजरमेंट में भी एरर्स आ सकती हैं। देन सिग्नलिंग बैंडविथ। सो सिग्नल की बैंडविथ पर भी आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी बैंडविथ हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में है, जो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का है, तो ऑब्वियसली उसमें अटेन्यूएशन, पाथ लॉस और बाकी के जो फेडिंग है ये इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी हैम्पर कर सकती है। ओके, so these are the some of the measurement techniques that are used by the location based localization algorithms. So there are three type of techniques are available. One is angle of arrival, that means इस टाइप की इस टेक्नोलॉजी में आप जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसका अराइवल एंगल क्या है, उसके बेस पर आप एक नोड की लोकेशन पता कर सकते हैं using some mathematical methods or some set of equations. Then distance related method, इसमें आप डिस्टेंस मेजर करके लोकलाइजेशन करते हैं। देन आरएसएस प्रोफाइलिंग, इसमें आप आरएसएस मींस रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ। सो आप जो नोड है उसके एक जो नोड जो अपनी लोकेशन पता करना चाहता है, तो वहां पर जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो आप ऐसी प्रोफाइलिंग हर एक नोड के लिए कर सकते हैं, और उस प्रोफाइलिंग के बेस पर आप जो है नोड की लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस रिलेटेड मेथड्स में तीन कैटेगरीज हैं फर्दर: प्रोपगेशन टाइम बेस्ड मेथड्स, आरएसएस बेस्ड मेथड्स, कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। देन प्रोपगेशन टाइम में भी वन वे, राउंड ट्रिप टाइम एंड टाइम टाइम डिले ऑफ अराइवल, टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल।
सो दीज मेथड्स आर देयर जिनके बेस पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स सी सम ऑफ देम वन बाय वन. सो सबसे पहले है आपका एंगल ऑफ अराइवल मेजरमेंट. सो एंगल ऑफ अराइवल का एक अल्टरनेटिव नाम बेयरिंग मेजरमेंट भी है. सो बेयरिंग मेजरमेंट का इट इज एक्चुअली एंगल मेजरमेंट का एक अल्टरनेटिव नेम है. सो बोथ आर सिनोनिम एक्चुअली. और डायरेक्शन अराइवल मैनेजमेंट यू कैन कॉल measurement. So you can call this technique by any of the name. Okay. So जो एंगल मेजरमेंट है या जो भी ये जो एंगल ऑफ अराइवल मेजरमेंट टेक्निक है. सो एंगल मेजरमेंट आप जो है सिग्नल जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपका रिसीवर पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसके उसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट मीन्स सिग्नल की एनर्जी कितनी है उसमें, और फेज डिफरेंस क्या कितना है, इसके बेस पर आप मेजरमेंट करते हैं. सो जो भी अननाउन सेंसर है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि जो एंकर नोड है वहां से जो सिग्नल उसे रिसीव हो रहा है उस सिग्नल का फेज डिफरेंस कितना है, एंड उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड दैट मीन्स एनर्जी कितनी है. सो एनर्जी के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सिग्नल ने लगभग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी. सो उससे आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे एंड देन एंगल एक और पैरामीटर होगा. सो इन दोनों पैरामीटर्स को इंक्लूड करके नोड्स में डिसाइड इट्स लोकेशन. सो एक तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी एंकर नोड से, सो आप ओबियसली उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं. सो एंड देन एंगल से भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए नोड की लोकेशन पता की जा सकती है. ना जो एंगल ऑफ अराइवल मेजरमेंट टेक्निक है इसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो टेक्निक है ये एक्चुअली इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है सेंसर नेटवर्क के केस में. एक्चुअली सेंसर नेटवर्क जनरली हार्श डिप्लॉय एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है और वहां पर ये सिनेरियो हो सकता है कि कई तरीके से मल्टीपाथ फेडिंग और फेडिंग वहां पे ऑकर हो सकती है. सो मल्टीपाथ फेडिंग का मतलब ये है कि जब आपका सिग्नल ट्रेवल करता है, सो लेट मी शो यू. सो मल्टीपाथ फेडिंग का मतलब है कि लेट्स सपोज ये आपका रिसीवर नोड है जिसे अपनी लोकेशन पता करनी है. नाउ सपोज ये एंकर नोड है, आई एम राइटिंग इट बाय ए. चलिए, सो इट इज ए. So this node is there. So now let's say this node sends a signal. This node sends a beacon signal, and this beacon signal is received by this receiving node. So this type of communication जहाँ पे लाइन सिग्नल आपका एक सीधी लाइन में रिसीव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट सिग्नल, एंड इस प्रोसेस को लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोलते हैं. लाइन ऑफ साइट, SIGHT. ठीक है, शॉर्ट में कई बार LOS बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, या ये LOS सिग्नल कहलाता है. ओके. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इस सिग्नल के ये जो सिग्नल है चूंकि ये सिग्नल स्कैटर्ड हो सकता है और ये सिग्नल आपका कई रास्ते से, एक हो सकता है रास्ते में वॉल पड़ती है, तो चूंकि सिग्नल जो ओमनी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल सिग्नल नहीं होता है, तो सिग्नल आपका इस वॉल से टकराया और वॉल से टकरा करके भी यहाँ पहुंचा रिसीविंग के पास. सिमिलरली हो सकता है कि ये सिग्नल ऐसे भी जाता है और एक शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से टकरा करके यहां पर पहुंच जाता है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल है रिसीवर साइड पर 3 पाथ से पहुंच रहा है. ठीक है. सो इन 3 पाथ्स के वजह से सिग्नल पहुंचने पर यहाँ पर जो सिग्नल कंबाइंड सिग्नल जो रिसीव होगा, सो इनका इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस, सिग्नल्स में फेज डिफरेंस के बेस पर इसका इम्पैक्ट एडिटिव हो सकता है या सब्ट्रैक्टिव हो सकता है. सो एडिटिव होने से सिग्नल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सब्ट्रैक्टिव होने पर सिग्नल की एनर्जी कम हो जाएगी. ओके. सो इसकी वजह से सिग्नल की एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है. सो सिग्नल की चूंकि आप सिग्नल की एनर्जी की मदद से ही डिस्टेंस तय कर रहे थे, लेकिन अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि सिग्नल की एनर्जी में तो जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है.
and that variation is uncontrollable, and it's quite random in nature. Okay, so it will be difficult for you to decide what is the actual amplitude of the signal, क्योंकि और जब तक आपको actual amplitude नहीं मिलेगा सिग्नल का, आप कितनी सिग्नल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आप उस एनवायरनमेंट में कंप्यूट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज, ये जो मल्टीपल पाथ से जो सिग्नल जा रहा है और जिसकी वजह से सिग्नल की क्वालिटी में जो लॉस्ट होता है, सो दिस लॉस इज नाउन एज मल्टीपाथ फेडिंग. सो मल्टीपाथ, MULTI, मल्टी पाथ फेडिंग. सॉरी, मल्टीपाथ फेडिंग. ओके, सो ये मल्टीपाथ फेडिंग की वजह से ये जो टेक्निक है इसकी एक्यूरेसी बहुत पुअर हो जाती है. नाउ इसकी एक्यूरेसी आप इंप्रूव कर सकते हैं. इसके लिए मेथड है, अगर आप यहाँ पर एक सिंगल एंटीना ना यूज करते हुए एरे ऑफ एंटीना दोनों साइड पर यूज करें एक्चुअली. सो जब आप एरे ऑफ एंटीना यूज करेंगे तो सिग्नल जो है एक तरीके से बीम के फॉर्म में ट्रेवल करेगा. ओके, एक कंसंट्रेटेड बीम के फॉर्म में, एंड यहाँ भी रिसीव होगा तो एक कंसंट्रेटेड बीम के फॉर्म पर होगा, क्योंकि सारे एंटीना सिग्नल को रिसीव करेंगे. मल्टीपल एंटीना से आप सिग्नल रिसीव करते हो और वो एंटीना मिलकर के सिग्नल को कंबाइन कर देंगे. सो आपको इसमें एरे एंटीना या एंटीना एरे भी बोलते हैं, ARRAY, एरे. सी में पढ़ा होगा आपने एरे, हालांकि ये वो एरे नहीं है. एरे का मतलब है ग्रुप ऑफ एंटीना जो ऑर्गेनाइज्ड है, मिलकर के वो एक सिंगल एंटीना की तरह काम कर रहे हैं. सो एरे एंटीना अगर आप यूज करेंगे तो आपके इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगी. ओके, सो नाउ जब आप एरे एंटीना यूज करेंगे देन आपका होल सेटअप विल बिकम कॉस्टली. सो सेंसर नेटवर्क में एंटीना, एरे एंटीना या एंटीना का एरे इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स ये मेथड सेंसर नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज दिस मेथड. बट ये एनर्जी कंज्यूमशन भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि अगर आप एरे एंटीना लगाएंगे, एरे ऑफ एंटीना लगाएंगे देन एनर्जी कंज्यूमशन बढ़ जाएगा. एंड क्योंकि एंटीना मल्टीपल हो जाएंगे, एक एंटीना की जगह पे आपको n नंबर ऑफ एंटीनाज लगाना पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा एंटीना होंगे पावर उस हिसाब से कंज्यूम होगा. इसके बाद ऑब्वियसली एंटीना मल्टीपल आप लगाएंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी. सो दिस टेक्निक इज नॉट वेरी मच वायबल फॉर सेंसर नेटवर्क. अदर नेटवर्क्स के लिए मैं ये यूज हो सकती है, जैसे सेलुलर नेटवर्क में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ पावर इज नॉट इशू और जो एंटीना है वो काफ़ी पावरफुल होता है. सो सेंसर नेटवर्क में दिस टेक्निक्स में बी वेरी यूजफुल, बट सॉरी अदर नेटवर्क्स में मे बी यूजफुल हो सकती है, बट फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क इट इज नॉट वेरी मच इन यूजफुल. So this diagram shows a method of an example of angle of arrival. So suppose यहाँ पे 3 नोड्स हैं. So अगर मान लीजिए आपको नोड C पर की लोकेशन पता करना है, so A, देर आर 2 अदर नोड्स A एंड B. सो आपको इसमें एक्चुअली एंगल ऑफ अराइवल में एटलीस्ट 2 नोड्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी पोजीशन कंप्यूट करने के लिए. सो जब आप पोजीशंस कंप्यूट करेंगे तो सपोज ये A का जो हेडिंग है, B इस डायरेक्शन में हेडिंग है. इसका हेडिंग से मतलब है जैसे आप अगर खड़े हो गए तो आपका फेस एक साइड होगा, चारों साइड नहीं होता है. सो इसी तरीके से हम सेंसर के केस में एंटीना का एक जिस तरफ वो ज़्यादातर ट्यून्ड होता है उसे हम हेडिंग साइड बोलते हैं. सो दिस एंटीना हैव दिस हेडिंग, दिस एंटीना हैव दिस साइड हेडिंग, दिस एंटीना हैव दिस साइड हेडिंग. नाउ यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे, सो एक सिग्नल एक यहाँ रिसीव हो रहा है सी पर, एक सिग्नल आपको यहाँ से रिसीव हो रहा है और एक सिग्नल ये रिसीव हो रहा है. तो यहाँ पर ये जो तीनों एक ट्राइंगल आपको फॉर्म हुआ. सो अगर आपको ये तीनों एंगल्स अगर आप पता कर लेंगे, ओके, सो इन एंगल्स की मदद से चूंकि ये दोनों दो नोड्स हैं जिनकी ऑलरेडी लोकेशन आपको, जिनको अपने आप लोकेशन पता है, तो इन दोनों नोड्स के बेस पर सो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें 2 नोड्स की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. सो आपको सिर्फ ये एंगल्स पता करने हैं एंड यूजिंग सम सेट ऑफ इक्वेशंस, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द इक्वेशंस, यू कैन कंप्यूट द लोकेशन ऑफ द सी. सो आपको भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया कि लोकलाइजेशन कैसे काम करता है.
ओके, सो एंगल ऑफ अराइवल मेथड जो है इसके कई वेरिएशंस अवेलेबल हैं। ओके, सो नाउ दूसरा मेथड पर आते हैं हम। दूसरा मेथड है डिस्टेंस रिलेटेड मेजरमेंट। सो डिस्टेंस रिलेटेड मेजरमेंट में एक मेथड है प्रोपगेशन टाइम बेस्ड मेथड। सो प्रोपगेशन टाइम मेथड में आप क्या करते हैं कि जो मेन अप्रोच है इसमें कि सिग्नल को प्रोपगेट होने में कितना टाइम लगता है सेंडर से रिसीवर के बीच में, उसके बेस पर आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं या लोकेशन डिसाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये आपका रिसीविंग नोड है जिसको अपनी लोकेशन पता करना है, ये आपका एंकर नोड है जिसको अपनी लोकेशन पता है। ओके, सो एंकर नोड नोज इट्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, है ना। सो एंकर नोड से जो सिग्नल जा रहा है यहां से, ये एक सपोज एक सिग्नल भेजता है। ओके, सो सिग्नल के सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम में जो डिफरेंस है, सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम में जो डिफरेंस है, अज्यूमिंग करेंगे कि हम ये सिग्नल का कम्युनिकेशन है वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। वन मिनट। सो जो सिग्नल को रिसीव करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम आप कंप्यूट कर सकते हैं और उस टाइम के बेस पर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपको मालूम है व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, आप आराम से एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू, क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस का क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला। सर ये दोनों का मतलब आर जो सबके फॉर्मूला वही है, इधर-उधर। चाल इक्वल टू दूरी इंटू समय, अच्छा स्पीड। है ना। सो डिस्टेंस के लिए आपका क्या कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। सो लेट्स से सिग्नल की वेलोसिटी आपकी c है और जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपका सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल है, सो आई हैव रिटन c हियर। जो रेडियो वेव्स होगा आपका, सो c विल बी द, दैट मींस लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड t विल बी द टाइम। सो आप टाइम मेजर कर लें सिग्नल का यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का। सो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी और ये डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट्स में ऐड करके विद एंगल यू कैन आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, और आर अपनी लोकेशन पता कर सकता है ना। सो नाउ इसमें, इस मेथड में अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि टाइम का आप एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि किस टाइम पर ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया गया। सो एक्चुअली आप जो बीकन मैसेज होगा उसमें टाइम मेंशन होगा कि जिस टाइम पर ये टाइम, लेट्स से टी इक्वल टू, सॉरी टी इक्वल टू टी डैश टाइम पर ये सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करता है, और लेट्स से टी इक्वल टू टी डबल डैश टाइम पर सिग्नल आपका यहाँ पर रिसीवर पर रिसीव होता है। तो ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस आप निकालेंगे तो टाइम कितना होगा, जो टी ट्रिपल डैश इक्वल टू, दैट मीन्स जो टाइम डिफरेंस है सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, सो ऑब्वियसली आप इस टाइम में से टी डबल डैश में से टी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो जो भी टाइम डिफरेंस होगा यू विल गेट दैट टाइम डिफरेंस। सो इस तरीके से रिसीवर को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से सिग्नल इतने टाइम पर चला, क्योंकि आप बता रहे हैं जो पैकेट होगा उसमें इंफॉर्मेशन होगी कि सोर्स से डिपार्ट होने का टाइम क्या था, और सो रिसीवर अपना करंट टाइम देखेगा और करंट टाइम में से डिपार्चर टाइम घटा करके टाइम कैलकुलेट कर लेगा। सो इस तरीके से रिसीवर जो है ना अपनी लोकेशन पता कर सकता है। लेकिन इसमें एक इशू है या एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि जो आपका एंकर नोड है और जो रिसीवर नोड है इनकी क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए, है ना। अगर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो आपका टाइम डिफरेंस आप रॉन्ग कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए इन दोनों की क्लॉक में 1 सेकंड का डिफरेंस है। ओके, इसकी क्लॉक में, ये क्लॉक से ये वाली क्लॉक 1 सेकंड फास्टर है, 1 सेकंड फास्टर है, तो इसमें जो टाइम होगा वो
प्लस 1 सेकेंड और ऐड हो जाएगा जो डिफरेंस में। सो आपने 1 सेकेंड ज्यादा टाइम ऑब्जर्व किया, सो जब टाइम ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली आप डिस्टेंस ज्यादा मान के चल लेंगे और आप रॉन्ग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, सो आपकी जो वैल्यू है वो डी की जगह पे आप डी प्लस समथिंग कंप्यूट कर लेंगे, जो भी 1 सेकेंड में जो सिग्नल को ट्रेवल में टाइम लगने वाला है वो टाइम। सो सी इंटू 1 सेकेंड, एक तो सिग्नल को 1 सेकंड में जितना भी ट्रेवल करने में टाइम लगता है वो 1 सेकंड, सी इंटू 1 सेकंड प्लस सी इंटू लेट से जो टाइम डिफरेंस है आपका टी डबल डैश इंटू टी ट्रिपल डैश, सॉरी। सो ये जो टाइम आएगा ये टाइम आप एक्चुअली मेजर करेंगे। सो ये जो है ना, दिस टाइम विल बी द एरर, क्योंकि ये क्लॉक का वजह से प्रॉब्लम हो गया। सो अगर दोनों की क्लॉक परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं होंगी तो इसमें एरर के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। सो ये मेथड की ये लिमिटेशन है। मेथड काफी इजी है बट इसमें मेथड की एक्यूरेसी काफी कम है, क्योंकि सिंक्रोनाइज एक्यूरेसी इसकी तभी अच्छी होगी जब सिंक्रोनाइजेशन दोनों नोड्स के टाइम में टाइम क्लॉक बहुत अच्छे से परफेक्टली सिंक्रोनाइज होंगे। एंड आप जानते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना इतना आसान काम नहीं है किसी भी नेटवर्क में। ओके, सो दिस इज वन आइडिया। देन दूसरा ऑप्शन है राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन मेजरमेंट आप कर लें, आरटीटी मेजर कर लें, उसके बेस पर भी आप निकाल सकते हैं। सो आरटीटी मेजरमेंट में आपकी क्या होगा, ये जो मेथड है ये आपको टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देगा। सो आरटीटी मेजरमेंट में क्या होगा कि आपने क्या किया, ये लेट्स से रिसीवर नोड है आर जिसको अपनी लोकेशन पता करना है, ये आपका एंकर नोड है। ओके, सो इसमें अब आप क्या करेंगे, आप एक सिग्नल सेंड करेंगे। सो आपने जब सिग्नल सेंड किया तो उस समय सेंड करने का टाइम आपने नोट कर लिया, लेट्स से टी इक्वल टू T0, लेट्स अज्यूम टी इक्वल टू T0 टाइम पर आपने इस सिग्नल को यहां भेजा। ठीक है, एक टेस्टिंग सिग्नल है जिसके थ्रू आप लोकेशन डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पर आपने इसे सेंड किया। एंड देन एंड लेट्स से सिग्नल यहां गया, प्रोसेसिंग हुई, एंड आफ्टर दैट t इक्वल टू लेट्स अज्यूम t इक्वल टू T1 टाइम पर सिग्नल आपको मिल गया। सो यहां से सिग्नल को यहां तक जाना और यहां से आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना हो गया, T1 माइनस T0, है ना। सो अब आप देख रहे हैं कि ओबियसली T1 को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। T1 तो आपकी क्लॉक की रीडिंग है, T0 भी आप ही के क्लॉक की रीडिंग है। सो चूंकि आप सेम क्लॉक से रीडिंग ले रहे हैं, सो देर इज नो सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड हियर। सो इसकी क्लॉक और इस दोनों नोड्स की क्लॉक सिंक्रोनाइज भी नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप टाइम को जो डिफरेंस है आसानी से मेजर कर लेंगे। जो टाइम डिफरेंस T है ये आप आसानी से मेजर कर लेंगे और इसमें कोई भी एरर नहीं होगी। ओके, सो इससे अब आपको क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब आप डिस्टेंस आपको ए की लोकेशन पता होगी, तो रिस्पॉन्स जब ए भेजेगा ओबियसली रिस्पॉन्स पैकेट में ए अपनी लोकेशन डाल देगा। आप यहाँ से एक टेस्ट पैकेट भेजेंगे, एक डमी पैकेट भेजेंगे, या एक लोकेशन रिक्वेस्ट के लिए कोई भी एक पैकेट फॉर्मेट हो सकती है जो डिपेंड्स ऑन द प्रोटोकॉल। वो आपने पैकेट भेजा जिसे अपनी लोकेशन पता करना था और उससे फिर रिप्लाई में मिला, रिप्लाई में इसने अपनी लोकेशन इसमें सेंड कर दी। तो आपको इसकी लोकेशन मिल गई या डिस्टेंस मिल गई, तो इस दोनों वैल्यू के बेस पर आर की लोकेशन आप निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा। सो ये प्रोसेसिंग टाइम की आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो सिग्नल यहां से जाएगा ये दैट मीन्स पैकेट के फॉर्म में, तो इस सिग्नल को प्रोसेस करने में इस नोड पर कुछ टाइम लगेगा। सो दैट टाइम यू नीड टू नो। सो लेट्स से दैट टाइम इज टी प्रॉप। सो ये टाइम जनरली फिक्स होगा, समटाइम्स इट मे बी ए वेरिएबल टाइम। ध्यान रखना है कि नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ये प्रोसेसिंग में सेम टाइम लगे, बट ये टाइम आप इसे ये वैल्यू पहले से नोन हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक पैकेट को प्रोसेस करने में या ये जो काम करने में नोड को सेम टाइम लगेगा सारे एंकर नोड्स को। सो दिस टाइम कैन बी ए कांस्टेंट टाइम और ये सबको बताया जा सकता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सो आर नोड जानता होगा कि यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। सो इसमें वो क्या करेगा, साथ में प्रोसेसिंग टाइम को भी घटा देगा, क्योंकि ये टाइम
एक्चुअली सिग्नल के यहाँ से यहाँ तक में इंक्लूड नहीं है। तो T1 में जो टाइम आएगा वो प्रोसेसिंग टाइम एडेड होगा, तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। सो अब जो टाइम है वो आपको अब एक बेटर अंदाजा मिलेगा। हालांकि अगर टी प्रॉप का मेजरमेंट ठीक नहीं है या टी प्रॉप वेरिएबल हुआ, ये टाइम में वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएंस ज़्यादा है इसका, तो आपके मेजरमेंट में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो हालांकि राउंड ट्रिप मेथड में प्रोपगेशन टाइम मेजरमेंट से ज़्यादा अच्छा मेथड है। ओके। दूसरा जो मेथड है दैट इज टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल मेजरमेंट। सो ये मेथड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि आप जो है ना मल्टीपल जो नोट्स हैं, इसमें मल्टीपल नोट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्चुअली। एटलीस्ट 2 रिसीवर चाहिए आपको। सो ये सपोज आपका एंकर नोड है। हाँ सॉरी। सो एंकर नोड से यहाँ जो टाइम आ रहा है, यहाँ जो टाइम आ रहा है, उसके बेस पर ये दोनों लोग जो है ना आपस में यहाँ का टाइम डिफरेंस आप ले लेते हैं और इस डिफरेंस की मदद से आप अपनी लोकेशन निकालते हैं। सो यहाँ से सिग्नल का आने का टाइम और यहाँ से डिफरेंस, सो आप इससे इन दोनों की लोकेशन से ये नोड अपनी लोकेशन निकाल पाएगा। ठीक है। सो दिस इज ये अनदर मेथड है, हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस मेथड इज वेरी इजी टू यूज एंड better method, but still this method is more complicated, so we will not discuss this method. So ये एक तीसरा मेथड है। नाउ ये सब मेथड्स ध्यान रखना, ये सिग्नल के प्रोपगेशन पर बेस्ड है, और सिग्नल में आप जानते हैं कि नॉइज और ये सब इशू इस सिग्नल प्रोपगेशन ये मेथड्स है, मेजरमेंट मेथड्स, इनको अफेक्ट कर सकते हैं। सो स्टिल सम लिमिटेशन विल बी देयर। नाउ जो नेक्स्ट मेथड है या नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड है वो है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ। तो आपको मालूम होगा कि जब एक सिग्नल ट्रेवल करता है, तो सिग्नल जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, तो सिग्नल का कुछ जो पावर है वो पावर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली स्क्वायर्ड के टर्म में डिक्रीज होता है। तो आपको याद होगा P इक्वल टू जो पावर है, सॉरी, जो पावर में जो डिक्री वो है वो आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। पावर में जो लॉस होता है वो d² के टर्म में होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा पावर उतने जल्दी कंज्यूम होगा, या आपको उतना ज़्यादा पावर यूज करना पड़ेगा। सो ये पावर मेजरमेंट के लिए इक्वेशन है। आपको मालूम है कि पावर का जो लॉस है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, सो पावर में जो लॉस है वो d² के समथिंग प्रोपोर्शनल होता है। ओके। सो आप इस जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या जो पावर है उसमें जो लॉस है उसके मदद से आप डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, सो इट इज ए पैरामीटर ऑफ ए सिग्नल, कि सिग्नल की जो आपने रिसीव किया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ मीन्स पावर कितना है। सो इस पावर के बेस पर आप जो ना एक सिग्नल के बारे में पता कर सकते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। कंडीशन ये है कि आपको एक पॉइंट है वहां पर पावर पता है कि इस एक रेफरेंस पॉइंट, लेट से ट्रांसमीटर के यहाँ से कितना पावर देकर के सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया था, वो पावर आपको मालूम है। सो अगर आपको ट्रांसमिशन पावर मालूम है कि नोड ने कितने पावर के साथ सिग्नल को ट्रांसमिट किया था, तो ये भी आपको मालूम है कि पावर जो है ना एक इक्वेशन है, एक फिक्स फिजिक्स, एक लॉ के अकॉर्डिंग उसमें कमी आती है। तो उस लॉ को मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस वो तय हुई है, डिपेंडिंग ऑन, आपको मालूम है कि करंट ट्रांसमिटेड पावर कितना था और रिसीव पावर कितना है, तो दैट मीन्स कितना पावर लॉस हो गया, और वो पावर लॉस आपके डी के प्रोपोर्शनल में होता है, स्क्वायर के एक्चुअली प्रोपोर्शनल में होता है। तो पावर लॉस की मदद से आप डी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला है, लॉग नॉर्मल मोड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लॉग मोड में लिखा हुआ है। सो इस फॉर्मूले की मदद से आप वो पावर, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप डी की वैल्यू पुट अप करके और पावर लॉस यूज करके आप इसकी मदद से यूज जो ना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला जो है, लेट्स सी, इसमें चीज जो है PRD। सो PRD का मतलब है रिसीव्ड पावर एट डिस्टेंस D, और पावर की जो dBm लिखा है ये dB मिलीवाट है। dB पावर के मेजरमेंट की यूनिट है, dB मिलीवाट पावर की यूनिट है, मिलीवाट।
सो दिस इज द रिसीव्ड पावर, ये इक्वेशन एक्चुअली, इस इक्वेशन के बेस पर आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये है रिसीव्ड पावर एट द डिस्टेंस डी, जो डी आपको कंप्यूट करना है। ये पावर है आपका रेफरेंस पॉइंट पर पावर। सो रेफरेंस पॉइंट मतलब डी जीरो रेफरेंस पॉइंट है, डिस्टेंस जी जीरो मतलब जिस लोकेशन पर आपका जो आपका रेफरेंस पॉइंट आपका ट्रांसमीटर हो गया उसकी लोकेशन, सो वहां का जो पावर है वो ये है। इसके बाद ये है आपका tan इंटू एन पी लॉग डी बाई अपॉन डी जीरो प्लस एक्स सिग्मा। सो आप इस पावर में से आप इसको पावर को घटा देंगे तो आपको रिसीव्ड पावर मिल जाता है, रिसीव्ड पावर। और आप इस रिसीव्ड पावर की वैल्यू आपको नोन होगी, केवल डी अननोन होगा। सो आप इसमें डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डी जीरो आपको डी जीरो तो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, सो यू कैन मेक इट जीरो, है ना। सो जीरो के बेस पर अब आपको सिर्फ ये डी कैलकुलेट करना होगा। सो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करके आप डी कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ से। ये है आपका डी। सो आपकी सारी इक्वेशंस में सब चीज इधर चली जाएगी, डी बचेगा और डी आप कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ ये जो पैरामीटर्स है, नाउ इसमें कुछ पैरामीटर्स है। लेट्स सी एनपी। एनपी इज द पाथ लॉस एक्सपोनेंट। सो ये कांस्टेंट होता है जो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। सो आपने सेंसर नेटवर्क को जिस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया है उसके लिए एक फिक्स एनपी होगा। सो वो ये एनपी आपको पता करना होगा कि ये एनपी क्या है। ओके, सो पाथ लॉस एक्सपोनेंट आपको पता पता होना चाहिए। देन एक रैंडम वेरिएबल है एक्स सिग्मा। सो ये एक्चुअली गॉसियन, एक नॉइज भी आपके ट्रांसमिशन के दौरान इंट्रोड्यूस होता है। सो ये नॉइज भी गॉसियन है। सो गॉसियन फॉर्मूले से आप ये रैंडम नॉइज कंप्यूट कर सकते हैं। सो अगर आपको एनपी पता है, एक्स सिग्मा पता है एंड डी जीरो दैट इज योर रेफरेंस डिस्टेंस, सो आप सो ये सब वैल्यूज पुटअप करके और रिसीव्ड पावर, ट्रांसमिटेड पावर रेफरेंस करके, सो अकेला डी आपका अननोन वेरिएबल बचेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप डी कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला जो है पावर को कंप्यूट करने में भी इस्तेमाल होता, पावर को सॉरी रिसीव्ड पावर आपको पता है तो आप उससे डी कंप्यूट कर लेंगे। और जब आपको डी मिल जाएगा देन आप एंकर की नोड की लोकेशन आपको पता ही है, उसकी मदद से आप फिर अपनी लोकेशन भी पता कर सकते हैं, सेंसर नोड अपनी लोकेशन पता कर सकता है। सो ये मेथड है। सो दिस इज ए वेरी पॉपुलर मेथड दैट इज यूज्ड बाय सेंसर नेटवर्क एज वेल, क्योंकि इस मेथड में जो आप रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, सो रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ जो मेजर करने का जो मैकेनिज्म है वो सेंसर्स के पास पहले से ही अवेलेबल होता है। सो इसके लिए अलग से आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड ये एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग पावर में लॉस होता है। सो आप आसानी से इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये मेथड काफ़ी पॉपुलर है सेंसर नेटवर्क में। सेंसर नेटवर्क में लोकेशन को कंप्यूट करने के लिए। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड। सो कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड में एक्चुअली आप क्या करते हैं, होप डिस्टेंस के बेस वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो नोड्स हैं, सो आप उसमें जो एंकर नोड्स हैं, दिस इज एंकर नोड सपोज। सो एंकर नोड से एंकर का नेबर अगर कनेक्टेड है एंकर नोड से, इसकी रेंज में है, तो ये जो ना इसको यहां से ये मार्क कर लेगा कि दिस नोड इज हैविंग वन होप डिस्टेंस। ओके, कनेक्टेड है तो कनेक्टेड के लिए वैल्यू 0 1 मार्क की जाती है। अगर कोई नोड रेंज में नहीं है तो वो अपनी जो इससे होप से डिस्टेंस, लेट से ये जो नोड है ये एंकर नोड से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। सो आई एम पुटिंग क्रॉस। सो क्रॉस का मतलब ये इसकी रेंज से बाहर है, तो इसके लिए वैल्यू 0 होगी। सो ये जो नोड है, इस नोड चूंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसने होप काउंट 1 रखी। अब ये अपनी होप काउंट अपने नेबर्स को बताएगा। ओके, बेस स्टेशन से होप काउंट, सॉरी एंकर नोड से होप काउंट। सो सपोज ये दोनों आपस में रेंज में है तो ये अपनी होप काउंट इसको बताएगा और ये इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को 1 रखेगा। और आप इसकी होप काउंट इससे कितनी हो जाएगी, 2। सिमिलरली ये अपने नेबर्स को बताएगा अपनी बेस स्टेशन से, सॉरी एंकर नोड से होप काउंट 2। सो अब इसका जो नेबर है होगा इमीडिएट, ये अपनी होप काउंट रिकॉर्ड कर लेगा 3। तो इस तरीके से सारे नोड्स जो है होप काउंट जो है एंकर नोड से होप काउंट क्या है वो अपनी होप काउंट पता कर लेंगे। नाउ ये याद रखना है कि जो नोड्स हैं वो एंकर नोड से होप काउंट मिनिमम लेते हैं। सो नाउ सपोज ऐसा भी हो सकता है कि ये नोड जो ना किसी दूसरे एंकर नोड के नजदीक में है और इसके एक नेबर ने अपनी होप काउंट इसको कम्युनिकेट की 1।
सो होप काउंट इसने इस नेबर ने इसको 1 बताई, तो इसका मतलब ये 3 को चूज ना करते हुए ये इसकी होप काउंट 2 ले लेगा और ये इसको अपना नेबर मान करके यहां से अपनी कैलकुलेशन कैलकुलेट करेगा। सो नाउ ये क्या करेगा, जब ये नोड अपनी लोकेशन बताएगा तो इसमें वो ये जो होप काउंट है, इस होप काउंट की जो भी एवरेज डिस्टेंस होगी वो ऐड कर लेगा। सो जनरली इन टेक्निक्स में क्या किया जाता है, और जो होप काउंट है उसकी एक एवरेज डिस्टेंस कंप्यूट करके रखी जाती है, डी एवरेज। सो डी एवरेज का मतलब है एवरेज डिस्टेंस। ये जो होप है ना, सो सब एक एक होप काउंट है। सो होप काउंट रेंज पर डिसाइड होता है, ये रेंज, ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक रेंज है नेटवर्क की। सो जनरली सेंसर नेटवर्क में अगर सेम टाइप के नोड हैं तो सबकी रेंज सेम होगी। ओके, सो दैट मीन्स जो होप की लेंथ है यहां से यहां तक की, ये होप का मतलब है यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लगभग ऑलमोस्ट सारे नोड्स के बीच में सेम होगी। तो आप इसका एवरेज ले सकते हैं। और सो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एवरेज अगर होप काउंट पता है तो आप यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, डी एवीजी, डी एवरेज, सॉरी, डी एवीजी। ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स में जो भी होगा ये डीएबीजी की मदद से ये डिस्टेंस ऐड कर लेगा। सो इससे अपनी डिस्टेंस निकालेगा, जब ये अपनी डिस्टेंस इसको शेयर करेगा तो ये फिर डी एवरेज के बेस पर एडिशन करके ये अपनी लोकेशन कंप्यूट कर लेगा। तो इस तरीके से सारे नोड अपने नेबर्स की मदद से होप काउंट बेस्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ ध्यान रखना, ये जो पोजीशनिंग है ये होप काउंट बेस्ड है, ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट जीपीएस आपके कोऑर्डिनेट देता है, ये वैसे कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये होप काउंट बेस्ड डिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सो चूंकि इसमें जो नोड्स हैं आपस में कनेक्टिविटी के बेस पर, कौन किससे कनेक्टेड है उसके बेस पर आप डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नाउन एज कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड। सो ये मेथड काफी एफिशिएंट होते हैं एंड दीज मेथड्स आर आल्सो पॉपुलर इन द नेटवर्क। ठीक है, नाउ इसमें कुछ जगह प्रॉब्लम हो सकती है कि जो कनेक्टिविटी है, कई नोड्स कनेक्ट उनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो सकती है, तो उनको अपनी लोकेशन पता करने में डिफिकल्टी आ सकती है। ओके, इसके बाद एक और मेथड है आरएसएस प्रोफाइलिंग। सो आरएसएस प्रोफाइलिंग, आरएसएस का मतलब आप समझते हैं रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ। सो इसमें क्या होता है कि हर नोड जो है अपना एक आरएसएस प्रोफाइल बनाता है एंकर नोड से। सो सपोज इसमें एंकर नोड्स हैं, ये लेट्स से आई एम पुटिंग ए देयर इन एंकर नोड्स, या सम ऐसे कुछ ऐसे नोड्स होंगे जिनको अपना रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोफाइल पता होगा। ओके, सो यहां पर क्या होता है, हर नोड अपना रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोफाइल बनाता है, आरएसएस प्रोफाइल। ओके, सो हर नोड, एवरी नोड नोज इट्स ओन आरएसएस प्रोफाइल। इसका भी आरएसएस प्रोफाइल इसको पता है, इसे भी अपना आरएसएस प्रोफाइल 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 पता है। नाउ अब इसमें क्या होगा कि जो नोड जिसको अपनी लोकेशन नहीं पता है वो क्या करेगा, अपना खुद का आरएसएस प्रोफाइल निकालेगा। जैसे उस सिग्नल जो रिसीव हो रहा है एंकर से, एंकर नोड से, उसके बेस पर वो एक अपना आरएसएस प्रोफाइल निकालेगा। सो इसने भी अपना आरएसएस प्रोफाइल निकाल लिया। सो अब ये जो हर नोड को अपना आरएसएस प्रोफाइल पता है, तो इस मेथड को या इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आरएसएस मैप, मैप नक्शा। ठीक है, सो हर नोड को अपना आरएसएस, इस मैप में हर नोड, जो नोड्स इन्वॉल्व हैं उनको अपने आरएसएस इंफॉर्मेशन पता है। नाउ जिस नोड को अपनी लोकेशन नहीं पता है वो अपना आरएसएस प्रोफाइल कंप्यूट करेगा और फिर देखेगा इसमें से इसके नेबर से किससे इसका आरएसएस मैप मैच कर रहा है। सो लेट्स से इसका आरएसएस मैप, इस नोड का आरएसएस मैप इससे ज्यादा मैच कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी लोकेशन और अपनी डिस्टेंस के बेस पर दोनों का आरएसएस मैप मैच कर रहा है, इसका मतलब इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन कंपैटिबल है, और ये फिर क्या करेगा, इसकी मदद से, इसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से अपने कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट कर लेगा। सो दिस मेथड इज नाउन एज आरएसएस प्रोफाइल बेस्ड लोकलाइजेशन मेथड। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब आपका बताइए कोई क्वेश्चन हो तो।
And by